ठीक है, तो ये मेरा कौन सा बन जाएगा, स्टैक्ड बार ग्राफ। ठीक है, तो ये मतलब अलग अलग टाइप के हमने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, वर्टिकल बार ग्राफ, स्टैक बार ग्राफ, क्वेश्चंस क्या आएंगे वो मैं बताता हूँ, लेकिन जो डेटा का हमारा रीडिंग है वो इसी तरीके से होगा। ठीक है, मैंने आपको पिछली बार कहा था एक तरीके का क्वेश्चन आ गया था जो अजीब सा कैट में आया था और हमें पता ही नहीं चल रहा था वो क्या क्वेश्चन है। वो कुछ क्वेश्चन इस टाइप से नजर आ रहा था उसके अंदर एग्जाम में। तो उसके अंदर जो है लीजेंड्स दिए नहीं हुए थे हमें। मान लेते हैं एक ये है, आप मुझे ये बताओ इसमें कितने, यहाँ टोटल डेटा है मान लो 100, यही मान लेते हैं सेल है 2000 की गाड़ियों की, 2001 की। इसमें तो कितने क्वेश्चन, ये कितने कंपनीज की सेल दिखा रखी है बताओ इसके अंदर। कितनी कंपनीज की सेल है? 3 नहीं, 4। 3 कंपनीज ये हो गई, बताओ चौथी कंपनी कौन सी है? चौथी कंपनी हवा में है, ये वाली, एग्जाम में ये था नहीं, और लीजेंड्स भी ऐसे ही थे। और कंपनी बात कर रही थी चार की, मारुति, हुंडई, टाटा, और बस कुछ लिखा नहीं था, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ रहा था तो मारुति, हुंडई, टाटा और मर्सिडीज के बारे में पूछ रहा था। तो लॉजिकली मर्सिडीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये स्पेस को। तो मर्सिडीज की 2001 में अगर हमें सेल निकालनी है तो कैसे निकाल पाओगे? मर्सिडीज की सेल यहां दिस माइनस दिस, तो मर्सिडीज की सेल बेसिकली यही थी, ये मर्सिडीज की सेल है। इसको बोला गया फ्लोटिंग ग्राफ्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो हमने कभी ना देखा हो, जिस टाइप का ग्राफ हमने ऑब्जर्व ना किया हो, बट देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक व्हिच इज एसोसिएटेड विद इट। समझ में आ रहा है? तो अब हम बोलते तो बार ग्राफ है, लेकिन बार ग्राफ में भी कई सारे तरीके की रिप्रेजेंटेशन है, जैसे सिंपल, हॉरिजॉन्टल है, ऐसे कई बार ग्राफ ऐसे ऐसे भी रिप्रेजेंट हो जाता है, इस टाइप से हॉरिजॉन्टली ऐसे। इस टाइप से भी ग्राफ रिप्रेजेंट होता है, उसको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल पार्टनरशिप ग्राफ्स भी होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो कई बार ऐसे वाले ग्राफ देखे हैं क्या आपने, जिसमें कोई टोटल स्कोर दे रखा है इतना है, उसमें से तेंदुलकर का इतना है और गांगुली का इतना है मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल स्कोर दिया हुआ है मेरे पास, मान लेते हैं 120 रन बने, तो इसमें से मान लो 80 एक प्लेयर के, 40 एक प्लेयर के हैं। फिर दूसरे वाला में फिर ये पार्टनरशिप टूट गई मान लेते हैं, तो इसमें मान लेते हैं 70 इसके बने हैं और 80 इसके बने हैं। तो ये प्लेयर, ये वाला सेम प्लेयर है, यहाँ से इस पार्टनरशिप में इसके 40 थे
और इस पार्टनरशिप में इसके 70 हैं। पार्टनरशिप ग्राफ्स बोलते हैं इसको, पार्टनरशिप टाइप के। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन की वैरायटी बनाई जा सकती है। जैसे कि अगर मैंने लाइन ग्राफ के मेरे बात करूं, ठीक है, तो इसके अंदर ये बाई एक्सिस का ग्राफ है, इसको हम बाई एक्सिस बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 ही एक्सिस हैं, ठीक है। कई बार क्या हो सकता है, आप देखोगे लाइन के अंदर ये वाला ग्राफ मिलेगा आपको, ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब जेड एक्सिस पे यहां विकेट से मान लेते हैं 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर। अब 5 ओवर में मतलब ये यहां पे ये ओवर हो गया, कितनी विकेट्स गिरी हैं मान लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं कर लेते, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ पे विकेट्स ले लेते हैं, मान लेते हैं विकेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जेड एक्सिस, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विकेट्स को, ठीक है। अब तो अब इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये मेरा ओवर है, यहाँ पे कोई वैल्यू आई हो, ये मतलब रंग बदल देता हूँ इसका, यहाँ पे एक वैल्यू ये है गोल, मान लेते हैं एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये, यहाँ तो नहीं हो सकती क्योंकि 20वां ओवर हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से आपको ग्राफ ठीक है, ऐसे ही आपको मान लेते हैं ये एक विकेट ये है, ठीक है। अब ये डेटा आपको रीड करना है, इसका कैसे रीड करोगे, इसका मतलब क्या है, ये विकेट्स हैं, जेड एक्सिस पे क्या है, विकेट्स। अब रेड मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का है, ग्रीन मान लेते हैं इंडिया का है, तो यहाँ पे लीजेंड्स इस तरीके से हो जाएंगे, ये और ये यहाँ पे हो जाएगा इंडिया। तो इसका मतलब है कि छठे ओवर तक इंडिया की करीब इतनी विकेटें गिरी थी, छठे ओवर तक लगभग इतनी विकेटें गिरी थी। 15वें ओवर तक हमारी विकेट 7 या 8 गिरी थी और 18वें ओवर में हमारी 9 विकेटें गिर गई थी, इसका ये मतलब है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, कैसे रीड करना है। तो एक एक ग्राफ यहाँ पे रीड करेंगे ऐसे, एक्स एक्सिस क्योंकि नीचे ओवर है, कॉमन है, यहाँ पे रन्स वर्सेस ओवर है और यहाँ पे विकेट्स वर्सेस ओवर है। तो बेसिकली 2 ग्राफ्स हैं, एक इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, एक इस तरीके से। चूंकि ये ओवर्स दोनों में कॉमन है तो उसको नीचे वाला और इसको नीचे वाला उसको मर्ज करके सिंगल एंटिटी में कर दिया है, तो इसको ट्रिपल एक्सिस का ग्राफ बोल सकते हैं। तो अब ऐसा कुछ आ जाए तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि भी कौन सी वैल्यू लेफ्ट साइड से रीड करनी है और कौन सी वैल्यू राइट साइड से रीड करनी है। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। उसी तरीके से हम इसमें एरिया ग्राफ्स भी होता है, कई बार आप देखेंगे या आपको एरिया ग्राफ मिलेगा। जैसे कि हमने लाइन ग्राफ बनाया था, ये लाइन ग्राफ और स्टैक्ड बार ग्राफ का कंबाइंड एंटिटी होती है, दोनों का जो कंबाइंड एंटिटी बना सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने एक ग्राफ ऐसे बना दिया, ठीक है। ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा यहाँ पे डेटा 2000 का है, यहाँ 2001 का है और यहाँ 2002 का है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं मैंने नीचे वाला जो ग्राफ है ये अलग रिप्रेजेंट हो रहा है,
बीच वाला मेरा ग्राफ अलग रिप्रेजेंट हो रहा है इस तरीके से, और सबसे ऊपर वाला मेरा ग्राफ इस तरीके से अलग रिप्रेजेंट हो रहा है। बेसिकली 3 अलग अलग ग्राफ्स हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो ग्रीन वाला है मान लेते हैं मारुति की सेल्स है, रेड वाला है ये मान लेते हैं मेरी टाटा की सेल्स है, और येलो वाला है वो मान लेते हैं मेरी हुंडई की सेल्स है। वंस अगेन जो सेल्स का डेटा है वो यहाँ पे दे रखा होगा, मान लेते हैं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35, 40, 45 इस टाइप से। तो मान लेते हैं मुझे 2001 में टाटा की सेल निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? तो 2001 में अगर टाटा की सेल निकालनी है तो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। टाटा कौन सा? बीच वाला, तो ये बनेगा मेरा लोअर वैल्यू माइनस हायर वैल्यू। लोअर वैल्यू ये वाली बनेगी और हायर वैल्यू मेरी ये वाली वैल्यू बनेगी। तो हायर वैल्यू 45, लोअर वैल्यू 35, आंसर इज 15। तो 15,000 गाड़ियों की सेल हुई है। इसको हम एरिया ग्राफ के नाम से जानते हैं। ठीक, तो once again it is a combination of line graph and stacked bar graph। तो इस टाइप से आपको अलग अलग ग्राफ्स मिलते हैं, ठीक है। तो लाइन ग्राफ का जो पर्पस होता है वो इंट्रापोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरिजन। बार ग्राफ का वंस अगेन कंपैरिजन मेन होता है उसका, ठीक है। और 2-3 पैरामीटर को साइमल्टेनियसली जब नापना होता है तो भी हम बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। सो दीज टू आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन आवर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो वो हमसे इनमें से कोई भी टाइप का मिक्सचर बना के हमसे ग्राफ पूछ सकता है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास वो होता है टेबल्स। ना टेबल्स में इवेंचुअली क्या होता है, टेबल्स में डेटा हमें दिया होता है ऐसे किसी तो फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में हमें इस टाइप से डेटा दे देते हैं। अब चूंकि ये हमारे पास जो टेबल है उसका कुछ तो एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि जो डेटा है वो हमें रीड नहीं करना पड़ता, हमारे पास डायरेक्ट रीडिंग में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो हो सकता है मतलब ये ईयर दिया हो, मान लेते हैं 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। ये मान लेते हैं सेल्स है मारुति की, हुंडई की, टाटा की, मर्सिडीज की। 25, 30, 32, 28, 37, 41, 15, 20, 18, 17, 23, 28, 18, 25, 30, 32, 38, 35, 19, 12, 18, 15, 17, 12। ठीक है, अब मान लेते हैं डेटा इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स कि भाई किसका क्या सेल हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास एडवांटेज ये है कि हमें डेटा रीड नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हमारे पास अवेलेबल होता है। लेकिन इस टाइप में एक डिसएडवांटेज भी है हमारे पास। इसका डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि हमें डेटा एग्जैक्ट मिलता है, एग्जामिनर्स में एक्सपेक्ट एग्जैक्ट आंसर्स, यानी स्कोप ऑफ एरर या अप्रोक्सीमेशन बहुत कम होता है। जैसे कि इसके केस में हो सकता है हमने 30 की जगह 29 रीड कर लिया और 45 की जगह 46 रीड कर लिया। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग एन एरर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग एन एरर इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द वैल्यूज, एंड देयरफॉर व्हेन यू कैलकुलेट, when you try to solve the questions, you will have a erroneous answer. The answer may be incorrect to a slight extent. So the options will be so designed so that even if you make some this clerical or reading error,
you are still able to get a correct answer. However, the moment we get into tables kind of thing, you may not get that leeway, because examiner says कि मैंने value तो सामने दे ही रखी है, so you are expected to find out exact answers. So in this kind of tables, calculations may be heavy. That is important. For example, if I ask you in year 2000, what is the maximum difference in percentage between any two companies? इसका मतलब समझ रहे हो आप? 2000 में किसी भी दो कंपनी के बीच का सबसे ज्यादा परसेंटेज डिफरेंस कितना था? तो इसका मतलब है हमें सबसे ज्यादा डिफरेंस निकालना है, तो किसी भी दो का, यानी मारुति हुंडई, मारुति टाटा, मारुति मर्सिडीज, हुंडई टाटा, हुंडई मर्सिडीज, टाटा मर्सिडीज, इनमें से जो मैक्सिमम परसेंटेज है हमें वो निकालना है। तो इट मेक सेंस कि भाई हम एक सबसे ज्यादा वाला पकड़ लें, एक सबसे ज्यादा कम पकड़ लें। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 10 है, और हुंडई और इसके रेफरेंस में 15 के रिस्पेक्ट में है, तो इंटू 100 हम ये कर सकते हैं कि भाई 66.6% का जो डिफरेंस है वो हुंडई और मारुति के बीच में है इन द ईयर 2000। वैसे ही विच टू कंपनीज हैड ए मिनिमम डिफरेंस, तो मिनिमम डिफरेंस निकालना है, तो मिनिमम डिफरेंस तो परसेंटेज मिनिमम डिफरेंस बनेगा इन दोनों का 1/18, 1/18 इज 1/9 का हाफ, यानी 5.55%। सबसे मुश्किल सवाल इसमें हो सकता है कि among all the 4 companies in any of the given 6 years, what is the maximum difference between the percentage sales? यानी कि हमें सारी पॉसिबल वैल्यू समझ लो। एक्चुअली अगर हम करने बैठे हैं तो हमारे पास 4 और ये कितनी है 24 C2 यानी 24, ठीक है, 24 into 23/2 इतने ट्रायल करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली वी डोंट डू दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट वी लुक, अगर हमें मैक्सिमम निकालना है तो हम कोशिश करते हैं कि जो दूर दूर वाले दोनों हैं उनको पकड़ लेते हैं। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू हम पकड़ेंगे तो 38 आ रही है, और अगर मैं मिनिमम वैल्यू उसमें पकड़ना चाहूँ तो मुझे 12 नजर आ रही है। तो चांसेस आर इन दोनों के बीच का जो परसेंटेज डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब ये देखना है कि भाई ज्यादा वैल्यू न्यूमरेटर में लेनी, डिनोमिनेटर वैल्यू, वंस अगेन इट विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। तो इस ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं कि टेबल में सारा डेटा है, उनमें से कोई भी 2 डेटा को कंपेयर करना है, तो उसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है भाई किन दोनों में सबसे ज्यादा गैप हो सकता है या किन दोनों में सबसे कम गैप हो सकता है। अदरवाइज 24C2 दैट मींस इफ यू कंपेयर एवरी 2 पॉसिबिलिटीज, इतनी पॉसिबिलिटी अपने को ट्राई करनी पड़ेगी, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, तो ये हमारा टेबल्स होता है। अब इसमें जनरली क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? अब अच्छा, ऑफ कोर्स एक बार पाई चार्ट्स और समझा देता हूं मैं। पाई चार्ट्स में क्या होता है, पाई चार्ट्स की क्या खास बात है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो पाई चार्ट जनरली क्या होता है, एक सर्कल होता है। इस सर्कल को ये तब यूज होता है जब हमें किसी भी चीज का बाइफर्केशन दिखाना होता है। ठीक है, पाई चार्ट्स का सबसे ज्यादा महत्व कब आता है, जब हम अल्टीमेटली बाइफर्केशन दिखाना चाहते हैं किसी भी चीज का। जैसे कि अगर आप बजट के टाइम पे देखो तो वो बताता है कि भाई 1 रुपया हमारे देश ने कहाँ से कमाया, कितना एक्साइज से किया, कितना कस्टम से किया, कितना डायरेक्ट टैक्स से किया, इनकम टैक्स से किया, उसी तरीके से 1 रुपया कैसे खर्च किया, उसका एक चार्ट बनाता है। तो रेदर देन एक्सप्लेनिंग द एंटायर थिंग इनटू डिटेल, it tries to divide the entire income and expenditure into 2 charts known as pie chart, और उसके अंदर वो उसका बाइफर्केशन कर देता है। वो उसको मान लेते हैं ऐसे ले लेता है। या जैसे हम अपनी क्लास का मान लो बाइफर्केशन करते हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास ये 35% कॉमर्स के बच्चे हैं। ठीक है, और 30% आर्ट्स हैं, 65,
15% मान लेते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, सी मान लेते हैं 12% मान लेते हैं मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, बीबीए वाले हैं, और मान लेते हैं 8% मान लेते हैं अदर्स हैं। तो इसकी अच्छी बात यह है कि जो पाई चार्ट का बाइफर्केशन होता है, जो टोटल वैल्यू होगी ना, इसका सम हमेशा 100% होगा। या फिर अगर मैं डिग्री में, कई बार ये डेटा डिग्री में भी दिया जाता है, उसकी जो टोटल डिग्री होती है वो 300% होती है। यानी कि अगर मेरे पास कुछ वैल्यू रह गई, मेरे पास कुछ वैल्यू रह गई, तो एक वैल्यू रहेगी तो मैं टोटल 100 में से माइनस करके उस वैल्यू की डिग्री निकाल सकता हूँ। ठीक है। अब कई बार हमें परसेंटेजेस को डिग्री में और डिग्री को परसेंटेज में करना पड़ता है, तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए 100% जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर मैं 10% की बात करूं तो इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 36 डिग्री। 1% की बात करूं तो 3.6 डिग्री। हम कोशिश ऐसे ही करके करेंगे सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जैसे 30% है, तो अगर मेरा 100% 36 है, तो 10% 36 होगा, तो 30% कितना हो जाएगा? 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। 35% निकालना है, तो 30% अभी अभी मैंने निकाला 108 डिग्री, 10% बनेगा 36, तो 5% बनेगा 18, तो 16, तो ये कितना बन जाएगा? 126 डिग्री। 15% निकालना है, 10% है 36, 5% 18, कितना बन जाएगा? 54 डिग्री। ये कितना बन जाएगा? 54 डिग्री। 12% निकालना है, 10% बनेगा 36, 1% बनेगा 3.6, तो 2% बनेगा 7.2, तो ये कट जाएगा 7 12 13, ये बन जाएगा 43.2%। 8% निकालना है, हमें पता है 10% होता है 36, ठीक है, 1% होता है 3.6, तो 2% होता है 7.2। तो 7.2 माइनस करूंगा, इसमें 8% निकल जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8 और 16, 9 बनता 8, तो ये बन जाएगा 28.8 डिग्री। इस टाइप से जब आप करते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो काफी फास्ट हो जाता है। तो इसका पर्पस ये है कि whenever the complete data is given to us, we are able to add it up to make it as a let's say 360 degree, or we can add it up as percentages into 100%. This interconversion is required. तो जनरली जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं है कि आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा एक सिंगल पाई चार्ट पे। 2 पाई चार्ट हो सकते हैं, एक पाई चार्ट एक टेबल हो सकता है, उसको मिक्स्ड वैरायटी बोलते हैं। बट फंडामेंटली जो रीडिंग है, मतलब अब ये जो पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट को कई तरीके से एग्जाम में दिखाया जा सकता है। जैसे पाई एक्सप्लोजन कई बार बोलते हैं, या जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है कि 2 पाई चार्ट को एक पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे कि तो इसके अंदर जो मान लो ये एक्सपेंडिचर है इस टाइप से, और फिर बाहर यहाँ पे इनकम का ग्राफ बना देगा इस टाइप से। समझ में आ रहा है? इसको परसेंटेज में दे देगा, इसको डिग्री में दे देगा, या दोनों को डिग्री में दे देगा, या दोनों को परसेंटेज में दे देगा। ये कुछ अलग, ये मान लो एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अंदर वाला मान लेते हैं इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप से भी पाई चार्ट के अंदर पाई चार्ट को भी डाला जा सकता है। मतलब पाई चार्ट के मैं रिप्रेजेंटेशन के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। कई बार पाई चार्ट को स्प्लिट कर देता है इस टाइप से। अब इसको अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है। वंस अगेन, तो रिप्रेजेंटेशन के बहुत सारे तरीके यूज करेगा, बट फंडामेंटली बात यही है कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ बात बनेगी हमारी। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है पाई चार्ट। ऐसे एक्सप्लोजन भी है अपने में, तो इसमें बुक में तो कम दे रखे हैं, बट अलग अलग तरीके से हमारे ग्राफ्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने अभी आपको बताया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये हमारे सबसे पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है। ऑफ कोर्स मैं थोड़े नॉन पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन को भी डिस्कस करूंगा,
but these are our most popular representations of data. पहले यहाँ तक बताइए, सब लोगों को कुछ समझ आ रहा है जो डेटा के हम बारे में बात कर रहे हैं, क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? हाँ जी, अंकिता, अरविंदा, केशव। Yes, sir. ठीक, ओके, मानव, रूहानी, राधा, Yes, sir. Yes, sir. साक्षी, Yes, sir. तुषार, उर्वशी, विकास। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाएंगे, फंडामेंटल्स जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बनते हैं। तो सबसे पहले जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो बनाया जा सकता है पर एवरेज का। तो लेट मी जस्ट मान लेते हैं एक ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास कुछ 5 साल का डेटा दिया हुआ है, मान लेते हैं इस टाइप से। तो ये मान लेते हैं मेरा 2001 का डेटा है, 2002 का डेटा है, 2003 का डेटा है, 2004 का डेटा है, ठीक है। और ये मैं मान लेता हूँ 75 मिलियन टन, 100 मिलियन टन, 50 मिलियन टन एंड लेट अस से 125 मिलियन टन। लेट अस से दिस इज ईयर, दिस इज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट मान लेते हैं। Now, first question is, what is the average production of wheat in the given 4 years? कैसे करोगे? Sum of the values divided by, ये आ जाएगा एवरेज। कितना बन रहा है? 200, 300, 350 बटे 4, तो कितना बनेगा? 175 का आधा, तो 2 8 जा 16। So my production in given 4 years is 87.5 million tons. That is my production. Then the next question is, what is the percentage increase in the production? What is the percentage increase in production? कैसे करोगे? तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। फाइनल वैल्यू कितनी है? 125। इनिशियल वैल्यू कितनी है? 75। इनिशियल वैल्यू 75 इनटू 100, तो मेरा अब कितना बनेगा? 50/75 इनटू 100, 2/3 विच इज 66.66%। तो ये तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज होगी। बीच में क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट? व्हाट इज सिंपल एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट? इसका मतलब है ओवरऑल ऑन एन एवरेज कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है? टोटल ग्रोथ की परसेंटेज कितनी है? 66.66%। कितने साल में डिवाइड हुई है? कितने साल में ग्रोथ आई है? यस एनीबॉडी? 4 साल में। नहीं, 3 साल में। टोटल ग्रोथ divided by n minus 1.
देखो 2001 से 2002 एक साल हुआ, 2002 से 2003 2 साल हुआ, 2003 से 2004 3 साल हुआ। तो जो ग्रोथ पीरियड होता है ना, नंबर ऑफ ग्रोथ पीरियड इज वन लेस देन द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? SAGR भी बोलते हैं, SAGR भी बोलते हैं, सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट भी बोला जाता है। यानी औसतन हर साल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, तो जितने साल हैं उससे एक साल कम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? जितने साल होते हैं उससे एक साल कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ग्रोथ पीरियड की बात कर रहे हैं, तो पहला वाला कहीं से तो शुरू होगा, ये तो स्टार्टिंग है, यहां से यहाँ 1, यहां से यहाँ 2, यहां से यहाँ 3, इसलिए n-1 आ जाता है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। समझ आ गया? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो वो सिंपल सा ये कंपाउंड था। तो फाइनल वैल्यू कितनी है? CAGR निकालना, फाइनल वैल्यू कितनी है? 125। ये कहां से बढ़ी? 75। किस रेट से? 1 + r/100। कितने टाइम पीरियड में? 3। समझ में आ रहा है? ये डिक्रीज है इसलिए 3 नहीं है, यहां से यहाँ 1, यहां से यहाँ 2, यहां से यहाँ 3। ऑफ कोर्स नाउ यू हैव टू सॉल्व 25 5 25 3 तो 5/3 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, इंटू 100 करोगे, ये आपका आ रहा अप्रोक्सीमेट। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? सर ये वाला समझ नहीं आएगा, CAGR वाला। CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, आर निकालना है अपने को। 5/3 हो जाएगा। ये अच्छा ठीक है 1.3। सर, ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी, समझ गया। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। ये क्यूब रूट करना पड़ेगा, जो भी आएगा -1 करके इंटू 100 करेगा तो रेट आ जाएगा। ठीक है, तो जो 22 से आया है उससे थोड़ा सा कम आंसर आना चाहिए, 20 के आसपास आएगा तो उसको। ठीक है, तो हमारे पास जनरली जब क्वेश्चंस आप देखोगे घुमा फिरा के, या तो एडिशन करवाएगा, खूब सारी एडिशन, खूब सारी कंपैरिजन करवाएगा विच 2 इयर्स, खूब सारे परसेंटेजेस निकलवाएगा, इस कौन से 2 साल का बड़ा है, या एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट निकलवाएगा, या CAGR निकलवाएगा। मोटा मोटा क्वेश्चन समझ में आने के बाद लगभग यही काम करना होता है आपको। एडिशन करना पड़ सकता है, कंपैरिजन करना पड़ सकता है, परसेंटेजेस निकालने पड़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट निकालना पड़ सकता है और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालना पड़ सकता है। तो ये हमारे मेजरली जो ये क्वेश्चंस बनेंगे वो इस टाइप से बनेंगे। अब अगर आप सब लोगों के पास किताब है तो एक बार किताब खोलो और देखो कि मैंने क्या क्या आपको कराया है बेसिकली। उसके अलावा तो क्वेश्चंस हैं, आई हैव एक्सप्लेन टू यू एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल्स। अगर हम आ जाए फर्स्ट चैप्टर पे, इसमें वर्कड आउट एग्जांपल्स दे रखे हैं, हम कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो 6th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्रिकेट खेलने वाले 60, वॉलीबॉल खेलने वाले 70, बास्केटबॉल खेलने वाले 50, फुटबॉल खेलने वाले 60। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक क्रिकेट? तो 60% निकालना है। तो अब 6th क्लास का 60% यानी 120 का 60% लेना पड़ेगा, 72। फिर 7th क्लास में 50%, 140 का 50% 70। फिर 8th क्लास में 40% खेलते हैं यानी 60 का 40% लेना पड़ेगा, 64। फिर 9th क्लास में 65% खेलते हैं, 65% ऑफ 180 निकालना पड़ेगा। ऐसे ही 70% ऑफ 240 निकालना पड़ेगा। इन सबको ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट इन द स्कूल निकल जाएगा। अब आप ध्यान से देखो इसमें करना क्या पड़ रहा है, परसेंटेजेस निकालने पड़ रहे हैं, जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है,
हाँ मैं हाँ जी, थैंक यू, सेम टू यू भाई। सर म्यूट पे हो आप। अच्छा ओके सॉरी। I want you to look at example 1.04. सेम ही बुक है या मेरे पास अलग है? इसमें टेबल दे रखी है ना, जिसमें क्लास, स्टूडेंट्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल दे रखा है, देखा है क्या? चलो कोई बात नहीं, आई एम श्योर यू कैन हैंडल दिस, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो टेबल्स मैंने बताया आपको, सेकंड चैप्टर में अगर आप देखोगे तो बार ग्राफ्स है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। थर्ड चैप्टर आप देखोगे तो पाई चार्ट है, वन सेकेंड, सारा डिटेल दे रखा है उसी चीज का। चौथा अपना लाइन ग्राफ है। तो मैंने आपको जो बेसिक आइडिया है वो दे दिया है कि कैसे अप्रोच करना है इसको, ठीक है, और क्या क्या चीजें इसमें लगेगी। हाँ, ऑफ कोर्स वन थिंग व्हिच इज वेरी चैलेंजिंग इज आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इटसेल्फ, दैट इज वेयर द एंटायर trick or the problem arises. Now, if you look at this chapter number 5, if you look at these questions, caselets. So what is a caselet basically? Caselets क्या होते हैं? Caselets में कुछ नहीं है, आपको एक खूब सारी स्टोरी दे दी जाएगी, आपको उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है। जैसे इस केस में एग्जांपल दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन देखो अगला, अब आई एम नॉट श्योर कि यू आर हैविंग द सेम बुक। सो इट सेज Anurag, Anil and Amol work together to paint Mr. Arun's house. Arun gave an amount of 13,500 for the work. It was decided among themselves that Anurag should get 1/3 more than Anil and Anmol should get 8/5 of the total amount. तो अब बेसिकली कुछ नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट द पॉइंट इन केसलेट्स इज दैट द ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, यानी इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट वुड बी गिवन, एंड देन यू नो यूजिंग दैट text you have to convert into equation and then we will be able to solve. So in this case let's say हमारे पास 3 people हैं, अमन, अनुराग, मान लो x y z, इनके जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो 13,500 का होना चाहिए। फिर ये बोलता है it was decided among themselves that अनुराग should get, यानी somebody, let us say अनुराग, let's say he is x, he must get what, should get 1/3 more than Anmol and अनिल, यानी जितना अनिल और उसको मिलेगा, इसको जो मिलेगा 1/3 मोर मिलेगा, यानी इतना तो मिलना ही है, 1 + 1 यानी 4/3 मिलेगा, 1/3 मोर। समझ में आ रहा है? x को कितना मिलेगा? 1/3 मोर, यानी x + y जितना तो है उससे 1/3 ज्यादा मिलेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी। इक्वेशन 1/3 मोर देन अनिल, अच्छा सॉरी, सिर्फ अनिल से ज्यादा मिलेगा, अनमोल से नहीं।
तो पहले वाला मेरे पास कौन है, अनुराग है, मान लेते हैं अनुराग है, और ये अनिल है, और ये अनमोल है। तो पहले वाले को अनिल से 1/3 ज्यादा, यानी 1 + 1/3 ऑफ अनिल, और बोलता है और अनमोल शुड गेट 8/15 ऑफ द टोटल अमाउंट। ठीक है, तो जो आखिरी वाला बंदा है, he must get 8/15 of the total amount is 135. Of course, one equation, two equation, and third equation you'll be able to solve as good as any maths question. That's all. That is what we will be having in terms of caselets. Next, we have games and tournaments. It's going to take time. Network and 3D उस दिन हो गया था मेरे ख्याल से। मैं शायद नेटवर्क वाले क्वेश्चन आया था, 3D का क्वेश्चन आया था आपके उसमें जो हितेश सर ने करवाया था। सर वो नेटवर्क को लेकर आया था थोड़ा सा। अच्छा, 3D वाला नहीं आया था? नो सर। चलो मैं एक बार 3D का आपको समझा देता हूँ कि 3D का कैसे होता है। ठीक है, 3D में क्या होता है, इट यूजेस द कंबाइंड पावर ऑफ बार ग्राफ एंड पाई चार्ट्स। ठीक है, क्या मतलब है, अभी क्या है कि जब हम एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं तो हम किसी भी एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी चीज का दो ही पैरामीटर ले सकते हैं। मान लेते हैं ये फिजिक्स के मार्क्स हैं, मान लेते हैं ये 20, 40, 60, 80। ये केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, मान लेते हैं 20, 40, 60, 80। अगर मैं बोलूं कोई बच्चा यहाँ पे है तो आप मुझे इसका दोनों का स्कोर बता सकते हो। फिजिक्स का स्कोर 50 और मान लेते हैं ये केमिस्ट्री का स्कोर 30। ठीक है, तो ये मेरे पास 50, 30 है। ठीक है, तो आप दो पैरामीटर्स एक्स वाई एक्सिस पे हम कभी भी दो ही पैरामीटर के बारे में जज कर सकते हैं, हम तीन पैरामीटर के बारे में जज नहीं कर सकते। तो तीन पैरामीटर को जज करने के लिए एक ही ग्राफ के अंदर हमें ट्रायंगुलर बार डायग्राम यूज करना है, जिसको हम 3D ग्राफ बोल रहे हैं ना, हम बेसिकली इसको ट्रायंगुलर बार डायग्राम बोलते हैं। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर बार डायग्राम। ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक ट्रायंगल होता है और बार होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे, अब मान लेते हैं ये पॉइंट, मान लेते हैं इसको पीक बोलते हैं, ये मान लेते हैं फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लेते हैं केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लो मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब कोई भी इस पॉइंट पे है फिजिक्स के रिस्पेक्ट में, तो फिजिक्स के मान लो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स है 100। अब हम मान लेते हैं इसको ग्रेड करते हैं, ये एक, दो, तीन, चार, मान लो 5 बराबर हिस्सों में कर दिया। तो ये जो फिजिक्स है, अगर कोई इस लाइन इस पॉइंट पे है 100, अगर इस पॉइंट पे है तो 80, इस पॉइंट पे है तो 60, इस पॉइंट पे है तो 40, इस पे है तो 20 और इस पे है तो 0। मतलब किसी बंदे की पोजीशन इस लाइन पे कहीं पर भी आ जाए। ठीक है, सब बंद कर दिया। ठीक है, इस लाइन पे कहीं पर भी आ जाए तो 80, इस पे आ जाए 60, इस पे आ जाए 40, इस पे 20, इस पे 0। ये फिजिक्स के लिए है, फिजिक्स का रेफरेंस है। मान लेते हैं मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, ये केमिस्ट्री इस पे आ जाए, क्योंकि केमिस्ट्री का ये 100 है, समझ में आ रहा है। तो 40, 60, ग्राफ बहुत अच्छा नहीं बन रहा मेरे से, चलो ठीक है। तो ये है, इस पे आएगा तो 100, इस पे आएगा 80, इस पे आएगा 60, ठीक है, इस पे आएगा 40, इस पे आएगा 20, इस पे आएगा। एक्चुअली ग्रेडिंग बराबर की होनी चाहिए, और मैं इसका मान लो ब्लू वाला बना देता हूँ।
मैथ्स यहाँ पे आएगा 100, इस पे 80, 60, 40, 20, 0। ठीक है, ये एक्चुअली ये गैप ज्यादा नजर आ रहा है बट ये बराबर होगा, मतलब चूंकि 20-20 का गैप है। अब मान लेते हैं मेरे को ग्राफ रीड करना है, मान लेते हैं कोई बंदा यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, मिडिल पॉइंट पे, तो इसका स्कोर कितना होना चाहिए? फिजिक्स में इसका स्कोर कितना होना चाहिए? ऊपर से रीड, कौन सी वाली लाइन पे? फिजिक्स में 40। केमिस्ट्री पे कितना होना चाहिए? 20। तो मैथ्स अपने आप लॉजिकली 80 हो गया ना, तो मैथ्स अपने आप कितना हो जाएगा मेरा? मैथ्स सॉरी 40 है, और केमिस्ट्री 20 है, इस पे 0 है। ये वाला मेरा पॉइंट है। फिजिक्स पे 80, 60, 40, फिजिक्स 40 वाली लाइन पे है, और केमिस्ट्री 20 वाली लाइन पे, तो मैथ्स होना चाहिए 20, और मैथ्स मेरा आ रहा है 40। एक सेकेंड, 1, 2, 80, 60, 40, 20, 0, 80, 60, 40, 20, 0, ये इस पे आ रहा है 40, इस पे आ रहा है 20, ठीक है। आई थिंक 1, 2, 3, 4 पांचवी लाइन है, 1, 2, 3, 4 पांचवी लाइन है। See, it will add up to 60, मैथ्स मेरा बनेगा 40, ठीक है। It will add up to total 100। मैथ्स देखो 40 पे, ठीक है, केमिस्ट्री देखो 20 पे है, और फिजिक्स मेरा 40 पे है। तो ये अगर ए का ये स्कोर है, मान लो पॉइंट ए है, तो ए का डेटा हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई पॉइंट यहां आ जाए बी, इसको कैसे रीड करेंगे? फिजिक्स ऊपर से 80 और 60 के बीच में है, तो फिजिक्स जो है वो 70 हो गया। अगर हम मैथ्स की बात करें, ब्लू वाले की बात करें, तो 20 और 0 के बीच में है, तो ये 10 हो गया, 80 हो गया, 10। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो वो 20 से कम है, 20 से कम है, यानी ये 8 है, तो चांसेस आ रहे थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो ये 12 होगा। ठीक है, ये मेरा टोटल है। 12 नहीं, एक सेकेंड, क्या कर दिया मैंने? केमिस्ट्री रीड करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, 20 से कम है, थोड़ा सा कम है, तो इसको 18 मान लेते हैं। ये 20 है, ये 0 है, तो 20 के पास आ रहा है, तो 20 से थोड़ा सा कम 18, और ये वाला जो बनेगा ये लगभग इसके बीच में है, तो 10 तो नहीं लग रहा, ये 12 हो जाएगा, इसका 100 बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ बहुत अच्छा नहीं बना 5 वाला, इसलिए ऐसा आ रहा है। इसी तरीके से हम 3 का भी ग्राफ बना सकते हैं। इट रियली डिपेंड्स ऑन तो ये मान लो होती है हमारी ग्रेडिंग, तो ऐसे हो सकती थी। अगर ये वाली पकड़ते ऊपर वाली 100, 66.66, 33.33, 0, ठीक है, ऐसे ही ये मान लो रेड हो जाती है। तो रेड के लिए यहाँ पे 100 होता,
66.66 होता, 33.33 होता, ये 0 होता। और अगर हम ब्लू के लिए बोलते, ब्लू पे यहाँ पे 100 होता, यहाँ 66.66 होता, यहाँ 33.33 होता, यहाँ 0 होता। तो बेसिकली जो रीडिंग है इस पूरे जो 3D डायग्राम है, इसके अंदर ग्राफ का रीडिंग इंपॉर्टेंट है, बस यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। अगर आप किताब खोलोगे तो आपको इस तरीके से आपको नजर आएगा, ये वाला आपका ग्राफ है। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। इसके अलावा इसमें एक और अगले पेज पे एक ट्रायंगुलर बार डायग्राम है, मैं वो भी फोटो खींच के भेज देता हूँ, फिर शायद समझ में आएगा बेटर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? कहीं कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा बहुत ज्यादा? गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार ना डाउनलोड कर लूँ इमेज। ओके, इस टाइप का ग्राफ है, ध्यान से देखना। अभी रीड कैसे करेंगे, अभी क्या क्या बता रहा है। इसमें दो लोग हैं, ए और बी। ए का है जो गोल वाला है, ध्यान से देखो, ए जो है ये वाला है, यानी ए का जो ग्राफ है कौन सा है, अंदर वाला है। अंदर वाले का मतलब है, मैं मान लेते हैं इसको रेड से बना लूं, तो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो लाइन है ना, ये ग्राफ है एक्चुअली, ये तो ग्राफ है। और जो बाहर वाले हैं वो क्या है, वो हमारे जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं ना, वो है। ये मेरा ग्राफ है ए, यानी ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये ग्राफ है ए का। और दूसरा ये ब्लू वाला है। अब ये हमें अलग अलग साल का कुछ डेटा दिया हुआ, मान लो क्वेश्चन बोलो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेवेन्यू इन परसेंटेज टर्म्स ऑफ 2 ऑफ द 4 प्रोडक्ट्स ए बी सी डी इन अ कंपनी। तो ये एक कंपनी है, ठीक है, और विद इन द ईयर द शेयर ऑफ ईच प्रोडक्ट एज ए परसेंटेज ऑफ डिस्टिंक्ट इन ऑल द ईयर्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक। तो 2008 का जो टोटल रेवेन्यू है वो है 20, एटलीस्ट 1%। तो मैं आपको ना टाइप कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, समझ आओ। The following diagram gives the contribution towards the revenue in percentage terms of the 2 of the 4 products A, B, C, D in a company. Within a year, the share of each product as a percentage is a distinct integer. In all the years from 2008 to 2013, contribution of each product was at least 1%. अभी जो भी क्वेश्चन है 4 प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, और उसके बाद कुछ डेटा
उसके बाद कुछ डेटा दिया हुआ है इसने कि भाई 2008 में जो रेवेन्यू था वो 20 करोड़ का रेवेन्यू है, ब्लैक नहीं कर लेते, 20 करोड़ का रेवेन्यू है। 2009 के अंदर 25 करोड़ का रेवेन्यू है। 2010 के अंदर 30 करोड़ का रेवेन्यू है। 2011 के अंदर 22 करोड़ का रेवेन्यू है। 2012 के अंदर 34 करोड़ का रेवेन्यू और 2013 के अंदर 14 करोड़ का रेवेन्यू। ये रेवेन्यू दे रखा है। अब ये देख रहा है डायग्राम कंट्रीब्यूशन इन रेवेन्यू, ये कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है, किस टर्म्स में दिखा रहा है, 4 प्रोडक्ट का, लेकिन हमें किसका दिखा रहा है, सिर्फ 2 प्रोडक्ट। कौन से 2 प्रोडक्ट, ए और बी। कौन से ए और बी, नीचे दे रखा है, रेड वाला ए और ब्लैक वाला बी। और क्या दे रखा है, इन द ईच ईयर विद इन द शेयर ऑफ इन अ कंपनी विद इन एन ईयर द शेयर ऑफ ईच प्रोडक्ट एज ए परसेंटेज, यानी जो परसेंटेज है ना वो इंटीजर है, अलग अलग इंटीजर है। फ्रॉम 2008 टू 2013 कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट वाज एटलीस्ट 13%। इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने पूछा ए का 2012 में कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन था, व्हाट डज इट से। 2012 में, समझ में आ रहा है, 2012 में ए का कंट्रीब्यूशन बताना है मान लो अपने को, तो हम कैसे करेंगे, पहले ए तो ये वाला ग्राफ है, 2012 में ये है। अब 2012 में कितना, जो बाहर वाला है वो कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो बाहर वाला चार्ट है 40, अंदर वाला 35, ये 30, ये 25, ये 20, ये 15, ये 10, ये 5, ये 0। समझ में आ रही बात, ये 0, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, ये 35 नहीं, तो 40 मैक्सिमम है। 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0, अंदर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मतलब इस लाइन पे यानी कंट्रीब्यूशन। तो अगर हम देखें 2010 में कौन सी लाइन पे, ये 40, 35, 30, 25, 20, ये 20 वाली लाइन है, ध्यान से देखो ये 20, इस लाइन पे कहीं पर भी होगा तो वो 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 20%। 20% किसका, 34 करोड़ का, तो 10% हो जाएगा 3.4, तो ये बन जाएगा 6.8 करोड़ कंट्रीब्यूशन है किसका, ए का। 2012 में बी का कंट्रीब्यूशन कितना है, हम मान लेते हैं बी का कंट्रीब्यूशन निकालना है 2012 में, तो बी कहां पे आ गया, ये वाला बी कौन से पे आया है, 40, 35, 30%, यानी इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 30%। तो 30% कितना हो जाएगा इसका, 3.4 इंटू 3, 12, 10, इसका है 10.2। लेकिन क्वेश्चन में हमसे मान लो पूछा है सी और डी का कंट्रीब्यूशन, समझ में आ रहा है, सी और डी का कंट्रीब्यूशन। अब अगर ए और बी का कंट्रीब्यूशन हमें पता लग गया, तो ये 17 करोड़ अगर ए और बी का है, तो सी और डी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 34 माइनस 17। इस टाइप का अगर क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा मिलेगा। ऑफ कोर्स मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि रीड कैसे करना है डेटा। मान लेते हैं ये वाला जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट, व्हाट डज इट मीन। मान लो मैं बोलूं कि ये क्या चीज है, ये बी का, ये कह रहा है 2008 के अंदर बी प्रोडक्ट का जो कंट्रीब्यूशन था वो 35% था। 35% किसका, इस 20 करोड़ का, जो कि उसने एक टेबल के अंदर डेटा बना के दिया हुआ है। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको, इसको रीड कैसे करना है। Yes, sir. ठीक है, तो बाकी तो क्वेश्चंस है, रीड करना है बस। इसमें सारा डेटा हमें कोलेट करना है, कैसे, क्या क्या, 2008, 2009, ऐसे सारा डेटा लिख के ए की वैल्यू निकालो और बी की वैल्यू। अगर हम सारा डेटा भर पाएंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पॉइंट ये है कि रीड कैसे करना है। बस ये वाला जो डेटा है, ये जो बाहर वाली लाइन है वो 40% वाली लाइन है, उसके अंदर वाली 35% वाली, अंदर 25, इस टाइप से हम रीड करते हैं। इसको ट्रायंगुलर बार डायग्राम के नाम से भी, सॉरी पिछले वाला ट्रायंगुलर बार डायग्राम है, इसको हम इसको क्या बोलते हैं, इसको वो स्पाइडर वाला क्या होता है, वेब, कौन सा वेब बोलते हैं इसको, ट्रायंगुलर वेब ऐसा करके कुछ नाम है इसका। ठीक है, तो ये वाला हमारा 3D है। नेटवर्क सर ने आपको थोड़ा बहुत करा ही दिया है। ठीक है, अच्छा हो सकता है मैंने सर को बोला था कि मंडे को आपकी वो पजल्स वाली एक क्लास ले लेंगे। ठीक है, और किसी एक दिन, कल या परसों, कल वैसे मैं आ रहा हूँ वहां पे, आई एम कमिंग टू पानीपत करनाल, तो करनाल मोस्ट प्रॉब्ली आई रीच 10 to 12, 2 घंटे होंगे, तो जिसको आना है कुछ पूछना है वो आप आ जाइए। बस मेरे को आपको प्रोबेबिलिटी वाली करवाना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन,
और अगर रिक्वायर्ड हुई तो वो स्पोर्ट्स, ये गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ है करनाल? मानव? Yes, सर रूट sir. एंड नेटवर्क वाला इतना प्रॉपर नहीं हुआ हमारा, मेरा और मानव का। क्यों, क्या नहीं हुआ बताओ? सर जो परसों सर ने शीट कराई थी ना, उसमें बेसिकली सर ने मिक्स क्वेश्चंस कराए थे, तो उसमें जो हाँ, नेटवर्क वाला क्वेश्चन था वो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था। अच्छा। बाकी एक बार उसका था, क्या कहते हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट का था, और एक वेन डायग्राम का था। मतलब वो शीट मिक्स थी, उसमें ऐसा कोई सर ने पर्टिकुलर टॉपिक नहीं कराया था, वो मिक्स शीट थी। सर अच्छा, गेम्स टूर्नामेंट बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ ठीक है, वो तो मैंने बताया है कि मैं करा दूँ। तो इसमें मैं क्या करवाऊँ आपको, एक मिनट रुको। नेटवर्क डायग्राम में मैं एक बार मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलो नेटवर्क डायग्राम का उठा लेता हूँ पीछे से, शायद आपको मैं समझा पाऊँ उसके थ्रू। सर जैसे बी एक्सरसाइज का 11 to 15 वाला सेट हो गया। ये करवाना है? ये वाला समझाओ सर, इससे समझ आ जाएगा ना, एक बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से लग रहा है देखने में ये। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड से तो लग रहा है। सर ठीक मेरे है, पास पुरानी बुक है। कोई बात नहीं, मैं आपको भेजता हूँ बेटा, रुको। क्वेश्चन मैं समझ गया आपका, 1 मिनट दो मुझे, अभी करवाता हूँ। एक मिनट होल्ड। हाँ जी बताओ। दिवाली का जो सर मारा कौन, किसका? सफाई वाले दिन में आना, अभी कोई है नहीं। ठीक है, और दिन कौन में सी तो सफाई और कहाँ की दिन में तो सफाई? उम्र टाइम कौन मिलता भाई मेरे भी टाइम को नहीं, क्लास चलने लग रही है मेरी, बाद में बात करना। संडे हो जाएगा सर। कोई बात नहीं, फिर मंडे देख लेना। चलो एक बार मैं ना, ठीक है, जो ये कह रहे हो मैं यही क्वेश्चन ले लेता हूँ, और मैं आपको पहले थोड़ा समझा देता हूँ इस। चलो मैं एक बार आपको पहले समझा देता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको, फिर वो क्वेश्चन करवा लूंगा, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसमें मान लेते हैं 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक बनता है
कॉस्ट पे, एक बनता है रूट पे, और एक बनता है नंबर ऑफ रूट्स पे, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम ना एक कार बना रहे हैं, प्रोसेस ए मान लेते हैं, बी, सी, मान लेते हैं डी, ये मान लेते हैं कोई ई है, एफ है, जी है, एच है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अब मान लेते हैं ये रास्ता है, यहां से यहां जाने का मान लो मेरे 2 रुपए लगते हैं, 8 रुपए लगते हैं, 6 रुपए लगते हैं, 9 रुपए लगते हैं, 12 रुपए लगते हैं, 13 रुपए लगते हैं, 11 रुपए लगते हैं, 5 रुपए लगते हैं, 6 रुपए लगते हैं, 7 रुपए लगते हैं, 9 रुपए लगते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इन हाउ मेनी वेज दिस टास्क कैन बी कंप्लीटेड, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज दिस टास्क कैन बी, या व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लीस्ट कॉस्ट ऑफ रीचिंग ए टू आई, तो क्या करोगे? या एक और बना देता हूं, मान लेते हैं इसको 2 रुपए, लीस्ट कॉस्ट, तो आप सारे रास्ते बनाओगे इसके, ऑल पॉसिबल वेज कौन कौन से बनेंगे? ए बी सी डी आई, फिर आपका क्या बनेगा? ए जी डी आई, फिर क्या बनेगा? ए जी आई, फिर क्या बनेगा? ए ई एफ जी आई, और एक क्या बनेगा? ए ई एफ एच आई। समझ में आ रही बात? तो अब मेरे पास कितने रूट्स हो गए? 1 2 3 4 5, मान लेते हैं 5 रास्ते हैं। हाउ मेनी वेज कैन यू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू आई? 5 वेज। एक क्वेश्चन तो यही हो गया। व्हाट इज द लीस्ट कॉस्ट? you find out the sum of all these values and then you reach। तो लीस्ट कॉस्ट कौन सा हो जाएगा? मान लो ए बी सी डी कितना, 2 10 16 और 9, 16 और 9 कितना बनेगा? 25, तो इसका 25 रुपए लगेंगे। ए जी डी आई में ए जी डी आई 12 और 2 14 और 10 करते हैं 14 24 23, यहाँ पे 23 कॉस्ट पड़ रही है। ए जी आई 12 और 30 25 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है। ए ई एफ जी आई, ए ई एफ जी डी आई भी हो सकता था, एक और रास्ता है। ए ई एफ जी डी आई, तो ये बनेगा 5 और 11, 5 11 11 22, 22 और 2 24, 24 और 9 33, 33। ठीक है, फिर हमने लिखा ए जी आई, ए जी आई ले लिया, ए जी आई हो गया। फिर हमने अच्छा ए ई एफ जी आई, ए ई एफ जी आई, तो ए ई 5 16, 16 और 6 22, और 22 और 13, 22 और 13 35, तो कितने हो गए? 35। ए ई एफ एच आई, ए ई एफ एच आई, तो ये बनेगा 16, 16 और 16 32। सो बताओ इसका आंसर क्या होगा लीस्ट कॉस्ट का? सर ए जी डी आई, क्योंकि इसमें ये कॉस्ट बेस्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर आपने ये निकाल दिया। अच्छा, अगर मैं बोलता कि ये मेरी एक्टिविटीज हैं, ए बी सी डी, ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज हैं, ठीक है, असेंबली लाइन है मान लो, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क? टास्क का क्या है? आई फिनिश करना है, तो बताओ व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क, कौन सा होगा? ये कॉस्ट बेस्ड है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब ये कॉस्ट था, एक्टिविटी मतलब ए से बी काम करने में 2 दिन लगेंगे मान लो, बी से सी करने में 8 दिन लगेंगे, सी से डी करने में 6 इसको 9 दिन। आ रही बात समझ में? तो ये मिनिमम एक्टिविटी बेस्ड है, तो बताओ मिनिमम टाइम कितना लगेगा टू कंप्लीट द एक्टिविटी? सर सेम ए जी डी आई हो गया, है ए जी डी आई, एजीडीआई जो ये वाला है,
ना, 23 ये नहीं होगा। द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क इज दिस, ये वाला इसका आंसर है, AEFGI। इसको बोलते हैं CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड, सुना है? क्रिटिकल पाथ ये होता है, जैसे मान लो, ऐसे समझो, मान ले अपने को कार बनानी है, ठीक है, ये चेसिस बन रही है, यहाँ ये पेंट शॉप हो रहा है, ये यहाँ पे गियर बॉक्स लग रहा है, ये गियरिंग मैकेनिज्म है, ये यहाँ पे टायर लग रहे हैं, ये यहाँ पे इसकी बॉडी लग रही है, इंजन लग रहा है। एक गाड़ी कब बनती है? जब पूरे काम एक साथ हो जाते हैं। किसी भी एक्टिविटी में, मान लो अपने बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, बिल्डिंग बनाने में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अब कई सारे काम हम पैरेलल चलाते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में कोई कई सारे काम क्या होते हैं, पैरेलल चलते हैं। तो उसके अंदर जो काम सबसे ज्यादा जिस काम, जो टास्क, यानी जिस एक्टिविटी में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, कैन आई से दैट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क। कहने का मतलब है, मान लो ये वाली जो एक्टिविटी है AEFGI, इसको 35 दिन लग रहे हैं, ठीक है, तो इस 35 दिन में बची हुई एक्टिविटी पूरी हो जाएंगी या नहीं होंगी? लेकिन जब तुम AGDI एक्टिविटी 23 दिन में जब तुम ये एक्टिविटी पूरी कर रहे हो, तो ये वाली एक्टिविटी तो नहीं हुई ना, आई तक तो नहीं पहुंचा ना। समझा पा रहा हूं? नहीं, इट इज लाइक पैरेलल प्रोसेसिंग। मतलब क्या है कि जैसे असेंबली लाइन, कोई भी काम होता है, मान लो आपका एक ग्रुप है, आप 5 लोगों को एक टास्क दिया, मैंने असाइनमेंट दी हुई है, ठीक है, आपने आपस में असाइनमेंट बांट ली। तो मान लेते हैं तुम सबके पास उतना ही टाइम था, सबने असाइनमेंट बांट ली, ठीक है। अब केशव को मान लो 4 दिन लग रहे हैं, मानव को मान लो 5 दिन लग रहे हैं, साक्षी को मान लो 8 दिन लग रहे हैं, राधा को 3 दिन लग रहे हैं, उर्वशी को 6 दिन लग रहे हैं, और रूहानी को 9 दिन लग रहे हैं। तो बताओ व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क? और सबका काम इकट्ठा करके एक ही प्रोजेक्ट बनाना है आप सबने, तो कितने मिनिमम कितना टाइम लगेगा? सर जो लास्ट में काम कर रहा होगा, जितना मतलब रूहानी, मैक्सिमम क्योंकि वो जिसको 9 टाइम दिन होगा। लगा रही है अपने काम को करने के लिए। समझ यस में आ रहा सर। है? तो सबसे ज्यादा टाइम किसको लग रहा है? रूहानी को। जब तक रूहानी का काम खत्म नहीं होता, तब तक आप लोगों का भी काम नहीं खत्म होएगा। खत्म करके चाहे इंतजार करते रहना। तो यस व्हाट सर। इज द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द एक्टिविटी? 9 9 days, जो कि days। मैक्सिमम टाइम है। यस सर। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन बनता है जो कॉस्टिंग वाला होता है कि भाई यहाँ से रास्ते बता दो, और मान लो इतने रुपए लग रहा है या इतने लीटर डीजल खर्च हो रहा है, तो बताओ कितना डीजल लगेगा या कितना कॉस्ट लगेगा। वो रास्ता होता है, काउंटिंग नंबर, सारे रूट्स। और एक एक्टिविटी होता है कि भाई A एक्टिविटी से B एक्टिविटी में 2 दिन लगेंगे, B से C में 8 दिन लगेंगे, C से D में 6 दिन लगेंगे, D से I में 9 दिन लगेंगे, और A से फिर G भी एक काम करना है, उसको 12 दिन लगते हैं। फाइनली सारा काम इकट्ठा होता है I के ऊपर। तो पूछेगा व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। तो वो मिनिमम टाइम में कौन सा ट्रैक ढूंढना है हमें? सबसे लंबा वाला ट्रैक ढूंढना है। क्यों? क्योंकि जब वो सबसे लंबा वाला काम है, वो आखिरी में जब वो खत्म होगा, तब तक बाकी काम खत्म होंगे ना। यस सर, आगे उसको सर। क्रिटिकल पाथ बोलते हैं कि ये काम हो गया तो समझ लो बाकी सारे काम हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? ये बात समझ में आ रही यस है? सर। ठीक है। उसके बाद जो ये क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा था बी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा भी क्वेश्चन है, हम उसको कर लेते हैं। इसमें स्लैक का कॉन्सेप्ट है। स्लैक का क्या मतलब होता है? स्लैक का मतलब होता है खाली। चलो मैं एक बार क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ, लंबा सा है बट फिर भी कोई बात नहीं है, हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपका जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो जाएगी इसके अंदर की। ठीक है, तो उसको सॉल्व करा लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई डी है, ऐसे दिया हुआ है, ये एम है, पी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे ओ है। ठीक है, तो ये यहाँ से एन पे चला गया, एन से क्यू पे चला गया, क्यू से आर पे चला गया। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ से एक यहाँ पे चला गया और एक ये यहाँ पे चला गया। ठीक है, इसके पास 200 है, इसके पास 900 है,
इसके पास 800 है, P इज 300 और यहां से आया Q पे और Q के पास है 450, R के पास फाइनली है 350 और ये सारे रास्ते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे फ्लो कर, ये डायग्राम दिया हुआ है। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, वो मैं क्वेश्चन एक बार डिक्टेट करा देता हूं। The figure below depicts the distribution network of KAMUL dairy. Milk is transported from dairy D to the company owned outlets MNOPQRS through a series of pipeline. The arrow shows the direction of the flow in the pipeline and the number above each outlet denotes the requirement of liters of milk at that outlet. Milk is pumped into the outlet only when the requirement is met at the preceding outlet. The maximum capacity in liters of the pipelet connecting the dairy to the outlets is 1200 liters, and that of the pipelet connecting any two outlets is 600 liters. The slack in the pipeline is defined as the extra flow required to bring the pipe to the full capacity. The dairy pumps sufficient milk to fulfill the requirement of all the outlets. अब समझो, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये फिगर है जो मैंने बनाई है, डेयरी है, इट ट्रांसपोर्ट्स मिल्क फ्रॉम डेयरी डी, ये डेयरी डी है, ये डेयरी है, ठीक है, टू द कंपनी ओन्ड आउटलेट्स MNOPQR, ये सारे आउटलेट्स हैं, ठीक है, एस नहीं है, आर तक है, थ्रू सीरीज ऑफ पाइपलाइन, ये पाइपलाइन है, द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द पाइपलाइन एंड द नंबर अबव ईच रिक्वायर्स द लीटर्स ऑफ द मिल्क दैट आउटलेट इज पंप। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, एम की रिक्वायरमेंट कितनी है, एम की रिक्वायरमेंट है 200 लीटर, एन की कितनी है 900 लीटर, ओ की कितनी है 800 लीटर, पी की कितनी है 300 लीटर, क्यू की कितनी है 450, आर की कितनी है 350। अब ये कह रहा है जब इनकी रिक्वायरमेंट भर जाएगी तभी वो दूध आगे जाएगा, समझ में आ रही बात? सी the milk is pipped into the outlet only when the requirement is met at the preceding outlet. The maximum capacity in liters of the pipeline connecting dairy to the outlet is 1200 liters. यानी यहां वाली जो कैपेसिटी है ये 1200 लीटर की है, डेयरी टू आउटलेट्स ये 1200 की कैपेसिटी है, ठीक है, एंड दैट ऑफ पाइपलाइंस कनेक्टिंग एनी टू आउटलेट्स इज 600 लीटर्स। अब इन दोनों को आउटलेट कनेक्ट कर रही है, ये 600 लीटर की कैपेसिटी 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 है और ये 600, ये कैपेसिटी है, ध्यान रखना कैपेसिटी। फिर बोलता है द स्लैक इन द पाइपलाइन इज डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा फ्लो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द पाइप टू फुल कैपेसिटी। मान लेते हैं इसके अंदर सिर्फ 400 लीटर पानी, इसमें 400 लीटर दूध जा रहा है, तो इसका स्लैक कितना हो जाएगा? मान लो इसमें 600 जा सकता है पर 400 जा रहा है, तो बताओ स्लैक कितना हो जाएगा? स्लैक हो जाएगा 200, क्योंकि इसमें 600 जा सकता है और अपन ने आगे मान लो 400 भेजा, तो बचा कितना 200, 200 इज नोन एज द स्लैक। समझ में आ रहा है? इसमें मान लो 1200 लीटर जा सकता है बट अपन मान लो 600 लीटर ही भेज रहे हैं, तो स्लैक कितना हो जाएगा? 600। 800 लीटर भेज रहे हैं तो स्लैक कितना हो जाएगा? 400। समझ में आ रहा है स्लैक का मतलब? अब पहला क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्लैक दैट कैन एग्जिस्ट इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग O टू R? O से लेके R तक, O से लेके R तक ये वाला है, समझ में आ रहा है? इसका ये स्लैक पूछ रहा है, मैक्सिमम स्लैक करना है, समझ में आ रहा है? क्या इसमें क्या करना है? O से R में मैक्सिमम स्लैक। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि अपने को कोशिश करके ये पाइप ज्यादा से ज्यादा खाली रखनी है। समझ में आ रही बात? हमें क्या करनी है, इस पाइप को ज्यादा से ज्यादा खाली रखना है। और खाली कैसे रखना है? ताकि स्लैक मैक्सिमाइज हो जाए। तो अपन क्या करते हैं, अपन को सारा दूध भरना है, तो अपन ऐसे कर सकते हैं, मान लेते हैं यहां से 1200 लीटर चला गया, ठीक? कितना चला गया? 1200। 1200 में से 200 यहां चला जाएगा, ठीक? तो 200 यहां चला जाएगा, तो 600 इसकी कैपेसिटी है। अपन ज्यादा से ज्यादा कितना दूध भेज सकते हैं यहां से डी से एम पर? बताओ, डी से एम मैक्सिमम दूध कितना जा सकता है? 1200 जा सकता है, तो 200 इसको देगा। समझ में आ रहा है? 200 एम को देके बचा हुआ दूध आगे जाना चाहिए। आगे दूध कितना चला जाएगा? 1000 लीटर। बट अपनी पाइप कितने की है? 600। तो फिर इसका मतलब है यहां से मैक्सिमम दूध आप कितना भेज सकते हैं? 800। 800। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अपने को इसमें 0 भेजना है, कम से कम भेजना है। अपन सोचते हैं कि इसमें अपन भेजते हैं 800। 800 में से 200 इसको मिल जाएगा, 600 यहाँ पे आ जाएगा, 600 में से 300 इसको मिल जाएगा और 300 यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रही बात? 300 इसमें आ जाएगा, 300 इसको मिल जाएगा, ठीक? यानी इसको अभी कितना बच गया? 150 लीटर। समझ में आ रही बात? अपने को ये मैक्सिमम स्लैक खाली रखना है, तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं 1200 लीटर यहाँ पे भेजते हैं। मेरी इजी हो जाएगा और क्वेश्चन। 1200 लीटर यहाँ भेजेंगे तो 800 इसको मिल जाएगा, तो 400 इसमें आ जाएगा। 400 यहाँ भेज देते हैं, मान लेते हैं, तो इसकी पूर्ति हो जाएगी। समझ में आ रही बात? 400 इसको भेज देंगे तो इसकी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि ये 1200 है, 800 यहाँ इसको मिल गया, 400 इसको दे दिया। इसको सिर्फ कितना चाहिए था? 150। 450 बच गया ना, 400 तो इससे मिल गया 1200 से। तो यहाँ अगर अपन 800 भेजेंगे, 600 300 यहाँ बचेगा, तो इसको तो 50 ही मिलेगा। 250 कहाँ जाएगा? 250 यहाँ चला जाएगा इस पाइप में, और 250 इसको मिल जाएगा। तो आर को कितना चाहिए? सिर्फ 100। क्या ये 100 यहाँ से आ सकता है सामने वाले से? 1200 इसको, 900 इसको, यहाँ 300 बचेगा। इसको तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो और हमें यहाँ चाहिए, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। यानी 1200 ना भी भेजे तो काम चल जाएगा। यहाँ से हमें सिर्फ 1000 भेजना है। यानी अगर अपन यहाँ से 800 लीटर भेजें, यहाँ से 1000 लीटर भेजें और यहाँ से 1200 भेजें, तो भी ये पाइप खाली रह जाएगी। अपन इस पाइप को खाली रख सकते हैं, इसको जरूरत नहीं है यहाँ पे भेजने के लिए। तो इसका स्लैक मैक्सिमम 600 हो सकता है। तो आंसर इसका आ जाएगा 600। अब मैं क्वेश्चन फिर से समझाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक है, ये एलिमेंट्री क्वेश्चन है। ये समझ में आएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो मैं फिर से समझाता हूँ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अपने को O से R का स्लैक मैक्सिमम करना है। स्लैक मैक्सिमम करना है यानी कि क्या, खाली अपने को पाइप कोशिश करके क्या रखनी है? खाली रखनी है। क्या रखनी है इसको? खाली। हम ये देखना चाहते हैं खाली रख के भी क्या अपन इस टंकी को भर सकते हैं? इसको सबको भर सकते हैं या नहीं भर सकते? ये सवाल है। तो खाली रखना है तो मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कोई भी दूध ना आए और सबका काम चल जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया मैंने 1200 लीटर यहाँ से दूध निकाला, ठीक? 1200 लीटर यहाँ पे निकाला, 800 इसको दे दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 400। समझ में आ रही बात? ये 400 लीटर दूध इसको मिल गया, तो इसका तो काम चल गया 400 लीटर का। अब इसको कितना लीटर दूध चाहिए? सिर्फ 50 लीटर। ठीक है, ये 50 कहाँ से आएगा? या तो इस वाले ऊपर वाले सिस्टम से आएगा, ये सामने वाले सिस्टम से आएगा, किसी से भी आए, ठीक? अब मैं मान लो इसको 1200 करता हूँ वापस से। इसको मैंने 1200 मान लो भेज दिया यहाँ से, 900 इसको मिल गया, तो आगे कितना गया? 300। इस 300 में से इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? सिर्फ 50 की, क्योंकि 400 तो यहाँ से मिल गया, तो 50 यहाँ मिल गया, तो इधर कितना आ जाएगा? 250। समझ में आ रहा है? यस सर। 1200 चला, 900 इसने डेयरी को दे दिया, 300 लीटर इस पाइप में चला। इस 300 लीटर में से इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 50 लीटर की बची है, क्योंकि 400 लीटर तो नीचे वाली पाइप से पूरी हो गई। तो 50 लीटर इसको दे दिया, तो 250 लीटर आगे चला गया। 250 लीटर किसको दे दिया? आर को। आर को 350 चाहिए था, अब कितना चाहिए? 100। समझ में आ रहा है? ये 100 कहाँ से आएगा? इस ऊपर वाली पाइप से आएगा। अब रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हो, 100 लीटर इसको चाहिए, ठीक?
इसको पूरा मिल चुका है, इसको 300 चाहिए, तो यहां तक कम से कम 400 लीटर दूध आना चाहिए, 100 इसको और 300 इसको, 400 लीटर आना चाहिए। और यहां तक कहां कितना आना चाहिए था, 400 200 600 लीटर आना चाहिए। यानी यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से अगर वो 600 लीटर दूध भी चालू कर दे तो भी काम चल जाएगा। 600 लीटर चलाया, 200 इसको दिया, 400 बचा, यहाँ पे 400 आ गया, 400 में से 300 इसको दे दिया, 100 बच गया। इसको तो चाहिए नहीं, इसको सिर्फ 100 लीटर चाहिए तो काम चल जाएगा। यानी ये 1200, ये 1200, ये 600 तो भी काम चल जाएगा। कैसे भी दूध बेचो, इसका स्लैक जो है वो मैक्सिमम 600 हो सकता है। यानी अपन कोशिश करेंगे तो क्यू और आर जो पाइप है वो खाली रह सकती है। बताओ कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यस Yes, sir. सर। यस सर। अच्छा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन इसको मिटा दूं एक बार, ये लाल वाले सारे, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चन का डेटा था, हो सकता है बाद में काम आए, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा आई एम बीइंग वेरी केयरफुल। यहाँ पे स्लैक मैक्सिमाइज करना था, इसको ऐसे दे दिया, ये 250 दे दिया, ये 150। अब ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है कि ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम इफ द पाइप कनेक्टिंग एन टू क्यू कैनॉट बी यूज्ड, एन से लेके क्यू तक, यानी कि कहां गया मेरा एन से, इसका इस्तेमाल अपन नहीं कर सकते, खराब है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, खराब हो गया। देन व्हाट विल बी द डेफिसिट एट क्यू एंड आर पुट टुगेदर। क्यू और आर को डेफिसिट है, कितना डेफिसिट है ये पूछ रहा है कि भाई दोनों को मिलाएंगे तो क्या कुछ कमी पड़ेगी, तो अगर कमी पड़ेगी तो बताओ कितने लीटर की कमी पड़ेगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हुआ? क्वेश्चन ये है कि इस पाइप से आपा कुछ भेज नहीं पा रहे आगे, इस पाइप से आपा कुछ आगे भेज नहीं पा रहे, तो इसका मतलब है इसको और इन दोनों को मिलके या तो ऊपर वाली पाइप भरे या नीचे वाली पाइप भरे। और कोई इलाज है इसका? नो सर। नहीं। तो अब हम देखते हैं कि भाई क्या भर पाएगा, और अगर भर पाएगा तो ठीक है, नहीं भर पाएगा तो कितना नहीं भर पाएगा। यहां से तो कोई फायदा नहीं है, 900 लीटर चलेगा और 900 लीटर इसको दे देगा, आगे जाने की तो कोई जगह नहीं है, तो ये तो काम हो गया, यहाँ पे तो हो गया पूरा, 900 चलेगा, 300 स्लैक रहेगा, 900 इसको दे देगा, आगे तो जा नहीं सकता। अब मान लेते हैं अपन ने यहाँ से 1200 चलाया, 1200 चलाया, 200 इसको दे दिया, तो क्या 1000 लीटर आगे जा सकता है? नो सर। लिमिटेड है ना, पाइप 600 की है, तो मैक्सिमम कितना चला सकते हो आप यहाँ से? 800। 800 से 200 इसको दे दिया, इसमें कितना लीटर आएगा? 600। 600 में से 300 इसको दे देगा, समझ में आ रही बात? 300 इसको दे देगा तो आगे कितना पहुंचेगा यहाँ पे? इस पाइप में कितना है? 300। इस 300 में से ये इसको 300 लीटर दे देगा, तो इसको कितना खाली बच गया अभी? क्यू के लिए कितना दूध चाहिए? और 150। 150। ठीक है, वापिस समझा देता हूं कि यहाँ पे 1200 जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ की 600 की लिमिटेशन है, तो 800 लीटर दूध चलेगा, 200 एम को दे देगा, 600 इस पाइप में आएगा, 600 में से 300 लीटर इसको दे देगा ऑलरेडी, क्योंकि 600 रिक्वायरमेंट है, तो 300 लीटर दूध आगे बढ़ेगा। उस 300 में से 300 क्यू को दे देगा, अभी भी इसको 150 की रिक्वायरमेंट, यानी 300 दे दिया, ठीक है। और कितने की रिक्वायरमेंट है? 150 और चाहिए अपने को, ये और चाहिए क्योंकि 300 दे दिया। अब ये 150 कहां से आएगा? नीचे से आना चाहिए। अब नीचे से मान लेते हैं 1200 लीटर दूध चला, ठीक है, 1200 में से 800 इसको दे दिया, कितना बचा मेरे पास? 400। 400। अब 400 में से मान लेते हैं इसको 350 चाहिए, अगर इसको 350 इसने दे दिया तो इसकी तो 350 की पूर्ति हो गई, ये तो भर गया, तो 50 लीटर यहां आ जाएगा एक्स्ट्रा। ये 50 लीटर किसको दे देगा? क्यू को दे देगा। और इसको रिक्वायरमेंट कितनी थी? 150 की, तो अभी भी डेफिसिट कितना रह गया? 100 लीटर, ये आंसर 100। होगा। अब आप ये भी कह सकते थे सर 800 यहां दे दिया, अपन बाकी यहां भेज देते हैं, चलो कोई बात नहीं, भेज दो। तो अगर यहां भेज दोगे 800, 400 भेज दोगे यहाँ पे, 400 में से इसको कितना चाहिए था? 150, तो कितना बचा मेरे पास? 250। तो 250 लीटर कहाँ जाएगा? यहाँ पे, तो यहाँ पर अभी भी इसको 100 का डेफिसिट हो जाएगा। ये कह रहा है कुछ भी करोगे क्यू और आर को मिला के कितना डेफिसिट है, मिला के 100 लीटर का डेफिसिट आना है, ये आपका आंसर है सेकंड वाले क्वेश्चन का। आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब अगला देखें, ठीक है। अब वापिस से इसको हटा देते हैं, सारे डेटा को, मतलब रेड वाला हटा देते हैं हम, है ना।
ये बोलता है इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ आर इज इंक्रीज्ड बाय 3/5 बिकॉज ऑफ द सर्ज इन डिमांड एंड द डेफिसिट एट पी क्यू आर पुट टुगेदर। अब ये कह रहा है कि आर की जो डिमांड है ना, आर कहाँ, ये वो कितनी बढ़ गई 3/5, तो 3/5 बढ़ गई 3/5 ऑफ 350, तो कितना बन जाएगा 70 से 210 लीटर बढ़ गया। तो अभी इसका टोटल डिमांड हो गई प्लस 210, तो कितना बन जाएगा मेरा 560। इसकी डिमांड हो गई 560। अब बोल रहा है PQOR, PQOR इन चारों में मिला के कितना डेफिसिट अपना बनेगा, ये सवाल है। समझ में आ रहा है? तो अपन क्या करते हैं, वापस से वही काम करते हैं। इसको 560 लीटर चाहिए, यहां से देखो ये तो अपना फिक्स है, तो 800 ही चलेगा यहाँ से, 200 इसको देगा, 600 यहाँ पे आएगा, 300 यहाँ पे चलेगा। समझ में आ रहा है? 800 200 दे दिया, 600 आ गया, 600 में से इसको 300 दे दिया, तो यहाँ पे 300 आ गया, 300 में से 300 इसको दे दिया, तो इसको अभी भी कितना डेफिसिट है 150। क्यू का डेफिसिट आ गया। हमें किसका डेफिसिट निकालना है, पी क्यू ओ और आर, इसका डेफिसिट निकालना है पुट टुगेदर। तो 150 यहाँ आ गया। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं अपन, अब अपन यहाँ से 1200 दे सकते हैं, 1200 यहाँ देंगे तो 900 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 300, 300 में से ये इसको 150 दे देगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 150, आर के पास 150 पहुंच चुका है। ठीक है, इसको पूरा मिल गया। क्लियर है? तो क्यू पूरा हो गया, तो इसको कोई डेफिसिट नहीं है, पी को कोई डेफिसिट नहीं है, 150 इसके पास पहुंच चुका है ऑलरेडी, तो अभी इसको 150 पहुंच चुका है, तो अभी इसको कितना चाहिए 410 लीटर चाहिए इसको, आर को। ठीक, ये पाइप पूरी हो गई। अब अपन बाकी यहाँ से भेजते हैं, 1200 यहाँ भेजेंगे, 800 ये ले लेगा, 400 बचेगा मेरे पास। ठीक, अब 400 में से अगर अपन 400 में से 400 इसको यहाँ भेज देंगे तो भी 10 लीटर का डेफिसिट है, और तो दूध बचा ही नहीं ना। चाहे तो ऊपर से भेज दे ऐसे या नीचे से भेज दे ऐसे, बात बराबर ही है, अभी भी 10 लीटर का डेफिसिट है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आर के अंदर अभी भी डेफिसिट बचेगा, बाकी तो पूरा हो गया, क्यू भी पूरा हो गया, ओ भी पूरा हो गया, तो सिर्फ डेफिसिट किसमें बचा, आर में। कितना बचा 10 लीटर का डेफिसिट बचा, ये इसका आंसर है। ठीक है, यस सर। मेरे ख्याल से आप कर लोगे, समझ गए, समझ तो गए होगे क्या समझा रहा हूं मैं। यस सर। ये सारी Yes, sir. पॉसिबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी साइमल्टेनियसली, तभी ये बात बनेगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। तो बेसिकली 3 तरह टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं इसके अंदर। एक तो ये जो कॉस्ट बेस्ड वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपको रूट्स और मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। एक्टिविटी हो जाते हैं जिसमें क्रिटिकल पाथ यानी जो लॉन्गेस्ट वाला पाथ है वो निकालना होता है। और फिर आपके जो स्लैक वाले क्वेश्चन हो जाते हैं जिसके अंदर पानी जाना है, वो डेफिसिट है, उसको स्लैक बोलते हैं। किसमें, उसमें बस पॉसिबिलिटीज निकालनी है, ये यहाँ गया, ये। अब ध्यान रखना, जैसे अपन यहाँ 1200 नहीं भेज सकते क्योंकि लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन समझ में आएगी तो अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये आपके बेसिकली नेटवर्क एंड 3D डायग्राम्स हो गए, जिसमें मैंने आपको रेडार डायग्राम भी कवर कर दिया। ये एक्चुअली हाँ रेडार डायग्राम बोलते हैं इसको, जो हम ये कर रहे थे ना, ये वाला, ये रेडार है। बोलिए, क्लियर है अब मानव, केशव, यस सर। वानी, Yes, sir. साक्षी, सबको समझ में आ गया? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब आप जो मेरे से चाहते हो गेम्स एंड टूर्नामेंट से एक और चाहते हो, यही बात है? Yes, sir. ठीक। चलो, तो एक वो कल मैं आऊंगा, कल आप लोग आओगे, शेड्यूल आ गया आपके पास? सर अभी कल का तो नहीं आया शेड्यूल। नो सर। तो मैं 10 से 12 आऊंगा। वैसे कुछ फिक्स क्लास तो नहीं है, लेकिन अगर वहां से मैं ऑनलाइन करा पाया तो मैं भी पानीपत को भी, चलो वहां पे मैं तुमसे इंटरनली 1-to-1 डिस्कस कर लूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, कैसा इश्यूज हैं, कॉलेज का है, ये है वो है, और फिर देखते हैं क्या क्लास लगेगी। शाम को मैं वहां पे, चलो ठीक है, वहां देख के पहुंचे। कल आपका कोई शेड्यूल तो नहीं है, संडे को फ्री हो ना? मैं क्लास अगर शेड्यूल करूं रैंडमली, कर पाओगे? यस सर। यस अभी सर। तक Yes, तो sir. सर कोई शेड्यूल आया नहीं। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं बोल देता हूँ कि 10 से 12 एक बार बच्चों को बुला लो, जस्ट इन केस कोई इशू है तो रिजॉल्व कर लेंगे।
बाकी मेरे को परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और गेम्स एंड टूर्नामेंट्स एक बार ये करूंगा तो मुझे लगता है कि कम से कम जो आपने इनिशियली मुझे कहा था वो सारा कुछ एक बार के लिए तो हो जाएगा। सर पानीपत वाले बैच में क्या कराओगे? अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, वैसे तो जहां जाऊंगा जो उनकी प्रॉब्लम होगी वह पहले तो उनको सुलझाऊंगा, कोई इश्यूज जो हैं कुछ अगर कुछ है तो प्रॉब्लम। सर उसी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी करा देना। हाँ चलो करवा सकते हैं, वहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करवा सकते, इसलिए मैं पूछ रहा था। वैसे कल मेरा वहाँ ज्यादा लंबा शेड्यूल नहीं है, 1.5 घंटे का है, क्योंकि मुझे वापस किसी काम से रोहतक जाना है। बट अगर वो हुआ तो इतने बजे होगा, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। रेडी रहना, 99% में करा ही दूंगा जो आप कह रहे हो, ठीक है? 1 मिनट। 3:30 to 5 संडे रेडी रहना, ठीक है? 3:30 to 5 और या फिर 10 to 12, ठीक है? 10 to 12 भी रेडी रहना और 3:30 to 5 भी रेडी रहना। ये 2 टाइम कल ध्यान रखना, बस मेरे लिए रिजर्व रख लेना ये दोनों टाइमिंग, ताकि मैं एटलीस्ट एक स्टेप आपको और आगे बढ़ा सकूं, ठीक है? राधा समझ में आया कुछ? यस सर। ठीक, चलिए देन, ठीक है। सो लेट्स कॉल इट अ डे। एनीथिंग एल्स लेट मी नो, अदरवाइज वी कैन रैप इट अप। कुछ है किसी का? तो सर नो सर। चलो ठीक है देन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस इवनिंग। थैंक यू गाइस। थैंक यू थैंक सर। यू सर।